जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स लेसन 6 के बारे में। इंसान की ये फितरत है, जब तक आदमी ज़िंदा रहता है तब तक उन्हें रुलाता है। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक इंसान उन्हें रुलाता है, पर जब वो मर जाता है तो इंसान उन पर खुद रोता है। और ये बात सही है, और ठीक वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, करीब 11 बजे 12 बजे रात में, और फिर भी मैं देख रहा हूँ यार 1 व्यूवर 2 व्यूवर, ये क्या है यार। तुम लोग कम से कम शेयर भी तो करो। तुम लोग की इतनी भी औकात नहीं है कि तुम लोग 5 मिनट की वीडियो भी देख सकते हो। बताओ कैसा लगता है हमें, जब तुम लोग मुझे जिंदे रहते भी तुम लोगों ने मुझे समझो तो मार दिया। अच्छा नहीं लगता यार। देखो मेरा पढ़ाना काम है, ठीक है, और वैसे तुम लोग को बहुत कम पढ़ाया हुआ है। जितना मैंने पिछली बार 2 साल लगातार पढ़ाया था, तब जाकर उन लोगों की 80% आया। समझ रहे हो ना। और तुम लोग मुश्किल से 6 महीना भी नहीं पढ़े होगे रेगुलर, और सोच रहे हो कि मैं उतना नंबर लाऊं। देखो भाई, सपने देखना बहुत आसान होता है, मगर उनको पूरा करना, उसके लिए जी जान लगाना पड़ता है। पिछली बार जानते हो, उन लोगों से ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ा था, तब जाकर के वो उतना सफलता पाया। और एक दिन वो गर्व से कहता है 80%, 84%। वाकई में एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। जब तक तुम न साथ दोगे तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं साथ ना दूँ तो तुम क्या करोगे। बोलोगे मैं खुद पढ़ लूँगा। खुद पढ़ाई नहीं होती है तो जान लो मैं लिख कर देता हूँ। जब तक कोई गाइड करने वाला ना हो तब तक पढ़ाई नहीं होती है। तो इस बार मैं 4 के बाद 5 लेसन पढ़ाने वाला था, लेकिन देखा मेरा बुक में 2-3 जगह फटा हुआ है पेज ही। तो मैंने सोचा कि उसको बाद में पढ़ाऊँगा, सबसे पहले लास्ट वाला ख़त्म ही कर लेता हूँ। तो आइए, और हाँ, वीडियो को अभी तक शेयर कर दो कम से कम उन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इस लॉकडाउन में नहीं हो पाएगा, और मैंने पहले ही बताया था कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, और सच में वैसा ही हुआ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये एक चाल है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो तुम लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ो और तैयारी करो, घर पर रहो। आइए देखते हैं। सबसे पहले 6 यूनिट में है ऊर्जा के स्रोत। आखिर ये स्रोत है क्या, ये स्रोत है क्या। तो देखो, जैसे हम लोग को अगर भोजन खाते हैं तो भोजन में तो एक चीज़ खाते नहीं हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग दाल भात चोखा सलाद सब्जी, हरा सब्जी, प्रोटीन मसाला वगैरह वगैरह लेते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक है। हमको एक चीज़ से ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। समझ रहे हो ना। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जितना मेरे पास कैपेसिटी है, जितनी मेरी औकात है, हम उतना ही कर सकते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे अंदर एनर्जी अवेलेबल है, उसको हम बोलेंगे कि मेरे पास ऊर्जा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास वो ताकत है जिससे हम वो कर सकते हैं। अब जैसे मैं 2 लीवर का आदमी हूँ, मुझे बोलेगा बुलडोज़र उठाऊँगा, नहीं उठाऊँगा। समझ रहे हो ना। तो मतलब क्या है, मैं बुलडोज़र नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना ऊर्जा नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो ये बात है।
तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जितना तुम्हारे अंदर क्षमता है, जितना तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम लोग बोलेंगे एनर्जी। समझ गए बात। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये बतलाता है कि ऊर्जा को रिजर्व करके हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा एनर्जी, इसको हम लोग ख़त्म नहीं करते हैं और ना ही इसको हम समाप्त कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये बतलाता है कि ऊर्जा को न तो कभी ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम आगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा हम इसको समझाएंगे। बस इसको यह याद रखना कि ऊर्जा ना तो ख़त्म हो सकती है और ना ही वो उत्पन्न हो सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इससे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आगे देखो, इस एग्जाम्पल में एलपीजी गैस है और पत्थर है। तो एलपीजी गैस है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, पत्थर जो है ठोस फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म क्या होता है? वो मतलब रासायनिक ऊर्जा में है, लेकिन जब उस पर मतलब उससे हम खाना बनाते हैं, जब इसको हम जलाते हैं तो ये हमको प्रकाश ऊर्जा में मिलता है, हमको प्रकाश ऊर्जा में मिलता है या फिर उसमें ऊर्जा में हमको मिलता है। क्योंकि जब हम गैस जलाते हैं तो उससे हीट उत्पन्न होता है और हीट से ही खाना बनता है, या फिर लाइट उत्पन्न ही होती है। जो छोटा वाला गैस रहता था पहले के ज़माना में, लेकिन उसमें गैस रहता था, छोटा फिलामेंट रहता था, जलाता था तो बहुत लाइट देता था। ठीक है, तो ये एलपीजी गैस है, इसको हम बोल सकते हैं एक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन हम इसको एनर्जी नहीं कह सकते हैं। आगे देखो, ऊर्जा का अच्छा स्रोत। आखिर ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या हो सकता है? ईंधन। ऊर्जा का अच्छा स्रोत में है ईंधन। ठीक है, ईंधन मतलब क्या चीज़? ईंधन कहेंगे किसको? तो वो पदार्थ जो जल जाए और जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करे और प्रकाश भी उत्पन्न करे, उसको बोलते हैं ईंधन। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए कि हम पत्थर जला रहे हैं, तब पत्थर जलाएंगे तो पत्थर हमको क्या देगा? वो हीट देगा हमको, या फिर हमको प्रकाश देगा? नहीं देगा ना। तो वैसे पदार्थ जो जल जाए और जलने के साथ साथ वो हीट भी दे और लाइट भी दे, तो वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ईंधन। अब ईंधन कैसे होना चाहिए? जैसे देखो, वैसे पदार्थ जो ईंधन कहते हैं जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है और साथ में हीट भी। हम नहीं लिखवाएं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, एलपीजी हो गया, लकड़ी हो गया, तेल हो गया। इस हमको अगर जलाएंगे तो हमको हीट भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलता है। मतलब हीट भी मिलता है और लाइट भी मिलती है। लकड़ी को जलाते हैं, कोयला जो जिसको हम बोलते हैं गाँव में बनता है कोयला पर, तो इससे हीट उत्पन्न होता है और हमको रोशनी भी मिलती है। उसके बाद तेल में कोई भी तेल ले लो, किरासन तेल, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब है। तो ये सब को जलाते हैं तो हमको लाइट भी मिलता है और हमको ऊष्मा भी मिलती है। आगे देखते हैं, ईंधन का अच्छा ईंधन वह है जो, उसके बाद डॉट। अच्छा ईंधन कहेंगे किसको? ऐसे बोलते हैं अच्छा लड़का किसको कहेंगे या अच्छा लड़की किसको कहें? तब बोलेंगे जो संस्कारी हो, जो सबों की आज्ञा मानता हो, जो सबों का कहना मानता हो, उसे ही तो बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है कि अच्छा ईंधन किसे कहेंगे? तो अच्छा ईंधन उसे कहेंगे जो पहला आसानी से उपलब्ध हो, मतलब इजीली सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। मतलब जहाँ हम चाहें, जहाँ हम खोजें, वो वहाँ मिल जाना चाहिए। दूसरी बात है जो आसानी से उपलब्ध, पहला में है जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे, जो जले भी और ज़्यादा से ज़्यादा हमको हीट भी प्रोवाइड करे। दूसरा में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा में जो अधिक धुआं उत्पन्न ना हो सके। चौथा में इसका भंडारण और परिवहन आसान हो, मतलब लाने और ले जाने में आसान हो। पाँचवा, जिनके दहन की दर मध्यम हो, मतलब वो ज़्यादा तेज़ भी ना जले और ज़्यादा कम भी ना जले। छठा में है कि जिसके जलने पर विषैले पदार्थ उत्पन्न ना हो, मतलब जहरीला गैस उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो इन सब गुण एक चीज़ में पाया जाता है। ये सब जो गुण है वो एक चीज़ में पाया जाता है
और उस चीज़ का नाम है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी जो तुम्हारा सिलेंडर है घर में, उसमें ये सब गुण पाया जाता है, तो वो एक अच्छा ईंधन का स्रोत है। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि कोई ईंधन का इससे अच्छा स्रोत होगा। अगर हम कोयला की बात करते हैं या लकड़ी की बात करते हैं, तो कोयला में जलाते हैं तो उसको ले जाना और लाना बड़ा कठिन होता है। दूसरी बात, उससे धुआं अधिक उत्पन्न होता है और लकड़ी से भी धुआं अधिक ज़्यादा उत्पन्न होता है। तीसरी बात, जब कोयला को जलाते हैं तो उसमें भी विषैले गैस निकलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। और कोयला में उतना मतलब हीट उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ देरी के बाद वो धीरे धीरे बुझने लगता है। लेकिन एलपीजी गैस में वैसा नहीं है। एलपीजी गैस में ये 6 के 6 गुण पाया जाता है, इसलिए एलपीजी को सबसे उत्तम ईंधन माना जाता है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है, ठीक है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत मतलब जो परंपरा से चल रहे आ रहा है, जो सदियों से चलते आ रहा है, उसको बोलते हैं परंपरागत। जैसे हम बोलते हैं ना घर में कि घर में क्या परंपरा है, हमारे गांव की ये परंपरा है, हमारे घर की ये परंपरा है कि जब आते हैं, है ना, तो मूर्ति पूजा होती है, हम लोग ये करते हैं, वो तो वही होता है परंपरा, मतलब जो सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में देखेंगे जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन उस ईंधन को कहते हैं जिसको बनने में सैकड़ों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं। चूँकि पहले के समय में जब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे या कचरा जो भी होते थे, सो गोबर हो गया, तो मतलब आंधी तूफान आया या फिर भूकंप आया, तो जितना भी पेड़ पौधा था वो सब के सब मिट्टी में दब जाता था, धरती के अंदर दब जाता था। जैसे पेड़ का पत्ता हो गया, दब गया, तो दबने के बाद, है ना, वो एक उससे सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष गलने के बाद वो एक नया फॉर्म बनता था, एक नया पदार्थ बनता था, एक नया ईंधन बनता था। उस ईंधन का नाम रखा गया जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन नाम से पता करो, जीवाश्म मतलब उसमें जीवों का अंश है, ठीक है। उसमें सड़ा हुआ पत्ता रहेगा या केला का सड़ा हुआ पत्ता रहेगा या गोबर रहेगा या जो भी मर गया जीव जंतु उसके मतलब फॉर्म में बनता है, ठीक है। जिस तरह से आदमी के मरने के बाद लाश बनती है, उसी तरह से जीव जंतु या पौधे या पेड़ के जलने से, सूखने से हजारों वर्ष के बाद जो ईंधन बनता है उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। बस आगे देखो, जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसको बनने में एक दिन नहीं लगता, बहुत वक्त लगता है बनने में, ठीक है। इसलिए ये सब जो है ना, इसलिए इन लोग को बोला जाता है, इन लोग को बचा करके रखिए, सेव करके रखिए, ताकि आने वाले भविष्य में काम आ सके। अब आगे देखो, अनवीकरणीय स्रोत, ये क्या है। नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत तो बार बार एग्जाम में पूछता है, तो देखो हम एकदम फाइनली बता देते हैं। अनवीकरणीय स्रोत, आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब नहीं, और नवी, नवी का मतलब होता है नया, नवी का मतलब नया, मतलब जिसको हम फिर से नया नहीं बना सकते हैं, जो ख़त्म हो गया तो हो गया। आ का मतलब नहीं और नवी का मतलब नया, जिसको हम रीन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, जिसको हम फिर से बना नहीं सकते हैं एक बार खत्म होने के बाद, तो उसे हम बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत में ये तीनों आ जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सब जो चीज़ें हैं वो एक बार जब ख़त्म हो गया तो दोबारा मिलना नामुमकिन है। नवीकरणीय स्रोत, तो नवीकरणीय स्रोत में वो है जिसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, फिर से उसको बना सकते हैं, सड़ा कर गला कर कैसों भी, तो उसको बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत। जैसे में लकड़ी हो गया, ख़त्म हो गया, जंगल से जाएंगे काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य हो गया जो कि हमको 24 घंटा मिलता है, 12 महीना मिलता है। जल हो गया, ये भी हमको मतलब कि सब घड़ी मिलता है, पानी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे कि धरती में सूखता है, फिर से ऊपर जाता है, वाष्पीकरण होता है, फिर से पानी पड़ता है, फिर आ जाता है, यानी ये सब हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे लकड़ी हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, तो इसकी तो कोई कमी नहीं है। उसके बाद हवा जो भी है, ठीक है।
तो अनवीकरणीय स्रोत तुम लोग को समझ में आ गया, जिसको हम बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, जो तुम कॉपी पर लिखते हो वो भी अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो भी तुम कॉपी लिखते हो वो जाता है फिर से उसको रिन्यूएबल करता है, फिर से उसको नया कॉपी बना देता है, ठीक है। तो ये सब इसके अंतर्गत चला आएगा। अब देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की व्यू से, ठीक है। और इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो देखो अम्लीय वर्षा, पहले तो वर्षा के बारे में जानते हैं, इस वर्षा है क्या। तो जो बारिश होती है, जो छोटी छोटी बूंदें होती है, ये छोटी छोटी बूंदें किस कारण से होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। और इसमें जो है अम्लीय वर्षा, इसका नाम क्यों रखा गया। और ध्यान रखना कि जब भी पहली बारिश हो तो उसमें कभी भीगना नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, नहीं तो उससे मतलब बहुत बीमार लोग पड़ जाता है। और उसका कारण है, बहुत से कारण है। कारण तो पहला वैज्ञानिक तथ्य भी है, लेकिन उससे पहले जो सदियों से होता आ रहा है वो भी है, जो हमारे दादा परदादा लोग कहते आ रहे हैं। तो कारण देखो क्या होता है, वैज्ञानिक कारण जानते हैं कि अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, लेकिन अम्ल उसमें मिल जाता है, तो इसलिए उसका नाम अम्लीय वर्षा रखा गया। अम्ल उसमें मिल जाता है, अम्ल की मात्रा उसमें मिल जाता है, इसलिए उसका नाम अम्लीय वर्षा रखा गया। देखो ये सूर्य क्या है, ये बारिश हो रही है, धरती पर आ रहा है, पूरा पानी जमा हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखो कि आज के समय में इंडस्ट्री इतनी हो गई है, गाड़ी की संख्या इतनी हो गई है कि गाड़ियों से नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलता है। और फैक्ट्री से जो निकलता है सबसे ज़्यादा गैस वो होता है SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा घातक और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये क्या करता है, ये जल के साथ मिल जाता है, ठीक है। जब बारिश होती है और ये भी धुआं के रूप में ऊपर में उड़ता है, इधर से जब पानी आती है तो ये दोनों मिल जाता है, जब ये दोनों मिल जाता है तो इस धरती पर आता है, ठीक है। तो धरती पर आता है तो जो भी मतलब कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये मिक्स हो गया, तो जो भी इस व्यक्ति से जो भी भीगेगा इस पानी से व्यक्ति, वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसके शरीर पर SO2 की मात्रा चला गया है, या फिर नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा चला गया। इसलिए बोलता है कि पहली बारिश में तुम लोग को नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बार जब होता है ना तो जितना भी गैस है जो वायुमंडल में जमा है, एकत्र है, वो सब धुला करके नीचे चला आता है। और जब नीचे आता है तो हम लोग भीगते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं। जैसे हम बोलता है ना कि हमको मतलब क्या बोलते हैं, बरसाती बुखार आ गया, जो चढ़ता है तो जल्दी उतरता नहीं है, इसी वजह से नहीं उतरता। तो अब समझ में आया कि हम लोग को पहली बारिश में क्यों नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश में जब होता है ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर में एकदम बैठा हुआ रहता है। जब बारिश पड़ती है तो सब धुला करके नीचे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तीसरी बारिश जब 2 बार 3 बार 4 बार बारिश होगा ना, तो उसमें फिर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा SO2 का या फिर CO2 का, इसलिए हम लोग पहली बारिश में नहीं नहाते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक ऊर्जा। समझ में आया अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में जब आसमान में रहता है तो उस जल का pH मान 6 होता है, लेकिन धरती पर आते आते उसका pH मान जो है ना वो 3 हो जाता है, ठीक है। यानी कि पहले क्षार रहता है, लेकिन ये यहाँ पर आते आते अम्लीय हो जाता है हमारा वाटर, ठीक है। ऐसे बोला जाता है जनरली कि पानी, वर्षा का जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन वायुमंडल में इतनी सारी गैसें ही हैं कि जब वो गैस मिल जाती है तो वो पानी शुद्ध ना हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है। अब सोचो कि pH मान 6 है यहाँ आसमान में, लेकिन धरती पर आते आते 3 हो गया। अब सोचो कि कितना गुना ये वृद्धि हो गया, कितना गुना ये अम्लीय हो गया। तो जब एक pH बढ़ता है ना तो वो 10 गुना हो जाता है, 10 गुना अम्लीय। जब एक HP बढ़ा, एक pH मान बढ़ा तो 10 गुना, तो यहाँ से यहाँ कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार है ना। सोचो 1000 गुना अम्लीय हो गया ये हमारा पानी। तो सोचो कितना खतरनाक है, इसलिए पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। अब आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। पहले मैंने बताया था कि जो भी ऊर्जा है, जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को यौगिक ऊर्जा में
स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कैसे बदलें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रयोग किए हैं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसमें देखो क्या होता है कि हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलें। ऊर्जा को बदलना है, ठीक है। हम बोले थे कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नाश कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मेरे पास रासायनिक ऊर्जा है, उसको हम बदलेंगे विद्युत ऊर्जा में। कैसे बदलेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक कुकर दिखाया गया। इस फिगर में कुकर में देखना कि कुकर में हाई अमाउंट में एकदम हीट दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा जब हीट देंगे तो ज़्यादा ऊष्मा बनेगा उसके अंदर। ज़्यादा ऊष्मा होगा तो ज़्यादा तप्त होगा, उसके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा हीट होगा, और जब पानी ज़्यादा हीट होगा तो ज़्यादा भाप बनाएगा। जब ज़्यादा भाप बनाएगा तो सक है ना, हाली हाली सीटी मारेगा, ठीक है। तो जब खाना बनता है घर में तो देखना, इस जब सीटी मारती है तो भाप बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कुकर रखा जाता है। छोटा को है ना, तो यहाँ पर छोटा नहीं, तो बहुत बड़ा कुकर रहता है, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पर कोयला जलाया जाता है बहुत अमाउंट मात्रा में जलाया जाता है, ताकि हीट ज़्यादा हो। इसके बगल में डायनेमो का एक देखो, डायनेमो है, डायनेमो का पंखी है, ठीक है। जैसे पंखा जो टेबल फैन होता है उसमें पंखा रहता है, उसी तरह से इसमें रहता है। लेकिन इसमें जो पंखा रहता है ना, वो एकदम तिरछा एकदम पूरा रहता है,